नमस्कार। बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। मोकामा इलाके में दुलारचंद यादव की हत्या। आज हम इसी सनसनीखेज मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास कई समाचार स्रोतों से जानकारी है, जैसे जागरण, एनडीटीवी, मिंट, इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स हैं, और साथ ही पुलिस जांच से जुड़े कुछ शुरुआती विवरण भी सामने आए हैं। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, इस घटना की तह तक जाना। आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, बिहार की राजनीति, खासकर इस चुनावी माहौल में इस एक घटना के क्या मायने हैं। क्योंकि देखिए, पहली नज़र में यह सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं लगता है। इसमें स्थानीय सियासत की गांठें हैं, बरसों पुरानी दुश्मनी की कहानियां हैं, और चुनाव के समय जो अक्सर हिंसा होती है उसकी भी झलक है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये दुलारचंद यादव थे कौन, जिनकी हत्या ने इतना बड़ा, कह सकते हैं, राजनीतिक भूचाल ला दिया। जी, हमारे स्रोतों जैसे डेली जागरण, एनडीटीवी और मिंट को देखें तो दुलारचंद यादव पटना जिले के मोकामा और उससे सटा जो टाल क्षेत्र है, मतलब नदी किनारे का जो दियारा इलाका होता है, वहां के एक जाने माने व्यक्ति थे। हाँ, जाने माने मतलब किस तरह से? उन्हें अक्सर उस श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें स्थानीय भाषा में लोग बाहुबली कहते हैं। जी। यानी ऐसे लोग जिनका राजनीति और समाज में दबदबा, उनकी ताकत, उनके प्रभाव और कई बार, जैसा यादव के मामले में बताया गया, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। अच्छा। हाँ, उनका एक इतिहास रहा है और अपने इलाके में उनका काफी असर माना जाता था। तो ये तो थे दुलारचंद यादव। अब जरा उस दिन पर चलते हैं जब ये सब हुआ। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार बिल्कुल जोरों पर था। जी हाँ, बिल्कुल। मिंट और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुलारचंद यादव उस दिन मोकामा या टाल इलाके में, शायद घोसवरी या भदौर थाना क्षेत्र के आसपास कहीं, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। हाँ, और ये जन स्वराज पार्टी, ये तो अभी हाल में ही बनी है ना? जी बिल्कुल। और इसे इलाके की जो स्थापित राजनीतिक शक्तियां हैं उनको चुनौती देने वाली ताकत के तौर पर देखा जा रहा था। तो इसी चुनावी प्रचार के दौरान दो विरोधी गुटों, शायद अलग अलग उम्मीदवारों या पार्टियों के समर्थक होंगे, हाँ, उनके समर्थकों के बीच, उनके समर्थकों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। हाँ, और पुलिस की जो शुरुआती रिपोर्ट्स है वो इस झड़प की तस्वीर को थोड़ा और साफ करती हैं। इंडियाज न्यूज और डेली जागरण जैसे स्रोत बताते हैं कि इसी हिंसक टकराव में दुलारचंद यादव बुरी तरह घायल हो गए। अच्छा। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि उनके टखने के पास चोट लगी, और ये भी बताया गया है कि उनकी छाती या दिल के आसपास किसी भारी और कुंद, मतलब भोंडा, ब्लंट ऑब्जेक्ट से जोरदार प्रहार किया गया था। और इन्हीं गंभीर चोटों की वजह से दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मौत के कारण को लेकर जो जानकारी आई है वो तो मामले को और उलझा रही है जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। वेब इंडिया न्यूज के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बताई गई है। यानी दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जी। रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा सदमे की वजह से हुआ जो दिल और फेफड़ों पर किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी चोटों के कारण लगा। लेकिन यहीं एक पैंच है। क्या? इसी रिपोर्ट में यादव के पैर पर गोली के निशान का भी उल्लेख है। ओह, गोली का निशान भी? हाँ, पर रिपोर्ट ये भी कहती है कि गोली का ये जख्म मौत का कारण नहीं था। अच्छा, ये तो बड़ा विरोधाभास है ना? अब ये कई सवाल खड़े करता है। क्या उन्हें गोली भी मारी गई थी? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर वो मौत की वजह नहीं थी तो फिर उस कुंद वस्तु का प्रहार कितना घातक रहा होगा? बिल्कुल, और ये विरोधाभास जांच को और भी मुश्किल बना देता है। खैर, जांच की बात करें तो प्रशासन ने काफी तेजी दिखाई है इसमें। द वीक और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नवंबर 2025 की शुरुआत तक ही इस मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। 80 से ज्यादा? काफी बड़ा आंकड़ा है तो। जी हाँ, और गिरफ्तार किए गए लोगों में मोकामा के पूर्व विधायक और इस चुनाव में उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके कई जाने माने सहयोगी भी शामिल हैं। अनंत सिंह का नाम भी है, तब तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल, और मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने भी इसका संज्ञान लिया। घटना के फौरन बाद पटना जिले के डीएम और एसएसपी समेत कई प्रमुख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। ये कदम दिखाता है कि चुनाव आयोग ने स्थिति को कितना नाजुक और गंभीर माना, खासकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिहाज। हाँ, प्रशासन की ये तेजी और चुनाव आयोग का ये हस्तक्षेप ये साफ इशारा करते हैं कि इस घटना को
सिर्फ एक सामान्य अपराध नहीं माना जा रहा। सही बात है। मिंट की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। उसमें कहा गया है कि यादव की मौत के पीछे राजनीतिक मकसद होने की आशंका बहुत प्रबल है। वजह भी सामने दिखती है। दुलारचंद यादव जिस जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, वो पार्टी सीधे तौर पर इलाके में अनंत सिंह के वर्चस्व को चुनौती दे रही थी। जी। और जैसा आपने भी बताया, गिरफ्तार होने वालों में अनंत सिंह जैसा बड़ा नाम शामिल है, जो खुद एक ताकतवर उम्मीदवार हैं और इलाके के स्थापित बाहुबली माने जाते हैं। हाँ, और इस राजनीतिक टकराव की जड़ें वो असल में काफी गहरी हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मोकामा का ये इलाका दशकों से 2 प्रमुख गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का गवाह रहा है। 2 गुट कौन से? एक तरफ अनंत सिंह है, जिनका ताल्लुक भूमिहार समुदाय से बताया जाता है, और दूसरी तरफ दुलारचंद यादव का गुट था, जिसका प्रभाव यादव और धानुक समुदायों में माना जाता है। अच्छा, तो ये जातिगत समीकरण भी है इसमें? बिल्कुल। ये सिर्फ चुनावी रंजिश नहीं है, इसके पीछे जातिगत समीकरण है, आपराधिक गिरोहों का एक इतिहास है, और सबसे बढ़कर जमीन, संसाधन और इलाके पर नियंत्रण की पुरानी लड़ाई है। दुलारचंद यादव की हत्या ने इसी सुलगती हुई दुश्मनी में जैसे घी डालने का काम कर दिया है। ये घटना इस पुरानी लड़ाई की एक और दुखद कड़ी नजर आती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे सत्ता संघर्ष का एक खूनी अध्याय लगता है। और जिस वक्त ये घटना हुई, वो इसे और भी ज्यादा विस्फोटक बना देता है, मतलब चुनाव प्रचार के चरम पर। हाँ, बिल्कुल। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। द इकोनॉमिक टाइम्स का विश्लेषण यही बताता है कि चुनाव प्रचार के चरम पर हुई इस तरह की हिंसक घटना का असर बहुत व्यापक हो सकता है। सोचिए, जब माहौल पहले से ही इतना गर्म हो, तब ऐसी खबर क्या असर डालेगी? जाहिर है, ये सीधे सीधे मतदाताओं के मन में डर पैदा कर सकती है या फिर गुस्से को भड़का सकती है। बिल्कुल, ये जातीय गोलबंदी को और तेज कर सकती है। लोग सुरक्षा के नाम पर शायद किसी एक पक्ष की ओर झुक जाएं। जी हाँ। और सबसे चिंता की बात, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और शांति पर ही सवाल खड़ा कर देती है। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मोकामा का इतिहास ऐसी हिंसक राजनीति से अछूता नहीं रहा है। खासकर कुछ दशक पहले यहाँ काफी खून खराबा हुआ है। हाँ, सुना है। ये ताज़ा घटना कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि वो पुरानी प्रवृत्तियां, वो बाहुबल का दौर शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो रह रहकर, खासकर चुनावी मौसम में, फिर से सिर उठा लेता है। द इकोनॉमिक टाइम्स का विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि ये घटना असल में बिहार में कानून के राज और जवाबदेही की एक परीक्षा है। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है, ये सब मिलकर तय करेंगे कि क्या इस तरह के संगीन मामलों में राजनीतिक रसूख या बाहुबल के आगे कानून टिक पाता है या नहीं। सही कहा। क्या न्याय हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा। और कुछ अनसुलझे सवाल तो हैं जो इस मामले पर धुंध बनाए हुए हैं। जैसा हमने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया था, वेब इंडिया न्यूज़ के अनुसार आधिकारिक तौर पर मौत का कारण कुंद वस्तु से लगी चोटें बताया गया, गोली नहीं। जी। लेकिन पैर पर गोली का निशान भी मिला। ये जो विरोधाभास है, ये जमीनी हकीकत और आधिकारिक बयान के बीच एक खाई सी पैदा करता है। हाँ, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। बिल्कुल। बहुत संभव है कि स्थानीय लोग या राजनीतिक विरोधी या मीडिया का एक हिस्सा इसे सीधे सीधे गोली मारकर हत्या के तौर पर देख रहा हो, जबकि पुलिस रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही है। हाँ, और ये अंतर न सिर्फ जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है, बल्कि जनता के बीच इस मामले की पूरी धारणा को भी बदल सकता है। हाँ, और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरी हिंसा की पटकथा किसने लिखी, इसका असली सूत्रधार कौन था, किसने आदेश दिया, किसने इसे आयोजित किया। इस मामले में एक नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा FIR दर्ज होने की बात सामने आई है। 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी। ये सब इस ओर इशारा करता है कि ये शायद किसी एक व्यक्ति के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश और एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। एक पूरा नेटवर्क। हाँ, इतने सारे लोगों की संलिप्तता बताती है कि ये एक बड़े पैमाने पर प्लान किया गया ऑपरेशन हो सकता है। और फिर सवाल उठता है कि क्या जांच इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी और अंततः अदालत में क्या साबित हो पाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक दबाव, गवाहों का मुकरना, सबूतों की कमी, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। बिल्कुल। अभी तो ये मामला जांच और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बिल्कुल शुरुआती दौर में है।
इसका अंतिम न्यायिक निष्कर्ष क्या होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो इतनी सारी जानकारी और विश्लेषण के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? अगर इसका एक सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? तथ्य और संदर्भ हमने देखे, उनके आधार पर यह मामला चुनाव के दौरान हुई एक राजनीतिक हत्या का लगता है। साफ तौर पर एक ऐसा व्यक्ति मारा गया जो इलाके का बाहुबली था और एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत के लिए काम कर रहा था, जो स्थापित सत्ता को चुनौती दे रही थी। जी। इसकी जड़ें इलाके की दशकों पुरानी रंजिशों, जातीय समीकरणों और जमीन तथा वर्चस्व की लड़ाई में बहुत गहरी नजर आती हैं। बिल्कुल। ये अकेली घटना बिहार जैसे राज्य की राजनीति में हिंसा की जो लगातार मौजूदगी है, कानून व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जटिलताएं हैं, उन सब पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ। और हाँ, ये जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और उनकी प्रभावशीलता की भी एक अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि बिहार के कुछ इलाकों में या शायद देश के कई और हिस्सों में भी चुनावी प्रक्रिया पर बाहुबल, धनबल और पुरानी दुश्मनों का साया कितना गहरा और कितना स्थायी है। ये ताकतें कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उसे पटरी से उतारने की कोशिश करती हैं। सही बात है। और फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या इनसे निपटने के लिए सिर्फ प्रशासनिक कदम जैसे अधिकारियों का तबादला या कुछ गिरफ्तारियां काफी हैं, या फिर इसके लिए समाज के स्तर पर, राजनीतिक संस्कृति के स्तर पर और गहरे बदलावों की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है, ये शायद एक प्रवृत्ति को समझने की कोशिश है। और यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर बिहार के संदर्भ में, आगे भी सोचने की जरूरत है। क्या व्यवस्था इन गहरी जड़ों को काट पाएगी या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा?